So no doubt students, this exercise basically what we have. In this exercise, we find that you all have questions where the letters are repeated. मतलब अभी तक जो भी हम लोगों ने सम किया था वहां पे एक लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर रहा था, मतलब सारा लेटर्स डिस्टिंक्ट था, सारा अल्फाबेट्स डिस्टिंक्ट था। लेकिन अब जो हम लोग आज जो सम स्टार्ट कर रहे हैं, देखना इसमें तुम लोग देखना कि बहुत सारे लेटर्स जो है वो रिपीट करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं सपोज वर्ड मिसिसिपी, लेट्स टेक द फर्स्ट वर्ड मिसिसिपी, MISSI ना। अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स विद मीनिंग और मीनिंगलेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैन एंड कॉ, कितने सारे वर्ड्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द वर्ड मैन एंड कॉ। तो अगर तुम ये देखो तो ये हमारा लास्ट क्लास का बहुत कॉमन डिस्कशन था। मैन एंड कॉ एक क्वेश्चन था और वहां पे हम लोग ये वर्ड को का लेटर्स को अरेंज करके बहुत सारे हम लोग वर्ड्स फॉर्म कर रहे थे। वेदर इसका मीनिंग हो या मीनिंगलेस हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग जो भी चीज मीनिंगफुल होता है वो हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हमको इससे मतलब नहीं है कि उस वर्ड का कोई सेंस बनता है या उसका डिक्शनरी में मीनिंग होता है या नहीं होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि वर्ड मैन एंड कॉ में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है। 8 letters can be arranged in how many ways? 8 factorial ways. And you all know that it is what? 8p8. And what is the meaning of 8p8? 8p8 means what? 8 factorial. अब एक बात बताओ तुम लोग, वर्ड मैन एंड कॉ में टोटल 8 लेटर्स है, ठीक है। एक और चीज, एक बात बताओ तुम लोग, सिर्फ मैं अगर ये बोलूं कि एबीसी को यूज करके हम लोग कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। लेटर्स ऑफ द वर्ड एबीसी को यूज करके यू हैव अ वर्ड जो कि एबीसी है, यू हैव अ वर्ड जिसका नाम एबीसी है। सो क्या वर्ड है एबीसी, इससे कितने सारे वर्ड्स फॉर्म होगा? तो आंसर क्या होगा? 3 फैक्टोरियल वर्ड्स। ऑलराइट, अब एक बात बताओ, वर्ड मैन एंड कॉ में अगर मान लो मैं एम का पोजीशन सेकंड में, एल का पोजीशन फोर्थ में और के का पोजीशन मान लो सेवेंथ में रख दूं, ठीक है, कीपिंग इन माइंड दैट the position of second position is always occupied with L, fourth position of man and cow word is always occupied with letter L, seventh position of word man and cow is always occupied with letter K. Who can tell me how many words can be formed where M comes at second? I hope I have explained you. Okay, तो जिस पोजीशन पे जो लेटर फिक्स है उस जगह पे वो रहेगा, तो इससे कितने सारे वर्ड बना सकते हैं, कोई बता सकता है? 5 because हम 5 नहीं, I mean 5 factorial because 1 2 3 4 5 लेटर्स जगह पे हम लोग 5 लेटर्स को इतने तरीके से हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब एक बात बताओ, हम लोग वर्ड मिसिसिपी को यूज करके कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ड मिसिसिपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितना लेटर्स है? 11 लेटर्स है। तो पहले आ जाएगा 11p11, that is 11 factorial. Now I will not write 11p11, I'll directly write 11 factorial. But we are finding that there are certain letters which is repeating more than once. Like I is repeating how many times? 4 times. अब एक बात बताओ तुम लोग, 4i को यूज करके कितने सारे वर्ड्स बना सकते हो? क्या मैं 4i को खुद में इंटरचेंज करूं तो क्या उससे नया नया वर्ड्स फॉर्म होगा या नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4i को अगर हम अरेंज करें, 4i को अरेंज करें तो नया वर्ड्स फॉर्म नहीं हो रहा है, उसका मतलब एक ही होता है। इसका मतलब 11 फैक्टोरियल को मुझे क्या चीज से डिवाइड करना पड़ेगा? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज वी आर फाइंडिंग दैट 4i cannot be rearranged to form different words. 4i cannot be rearranged to form different words. It means same only. मैं जहां भी वो 4i को रखूं या मान लो 5i, मैनिकॉव के m l k को रख के बाकी में i को मैं बाकी i के अगर जो भी पोजीशन खाली था उस जगह पे मैं i को इंटरचेंज करूं तो क्या नया नया वर्ड्स फॉर्म होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी मिसिसिपी वर्ड में 11 फैक्टोरियल में ऐसा बहुत सारा जगह है, पोजीशंस है, जहां पे
आई को अगर हम आई से इंटरचेंज करें तो नया वर्ड्स नहीं फॉर्म होगा, इसका मतलब उसको हटाओ। हटाओ मतलब 4 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज, हटा दिया उसमें से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 4 एस है, उसको कितने वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, वापस 4 फैक्टोरियल वेज, तो उसको भी 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, आई मीन पूरा को। और कुछ रिपीट हो रहा है, यस, p 2 बार रिपीट कर रहा है, मतलब 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट कर रहा है, नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं s 4 बार रिपीट कर रहा था, I 4 बार रिपीट कर रहा था, P 2 बार रिपीट कर रहा था। Did you get my point? Why you are dividing? You are dividing because 4I cannot be rearranged to get different unique words because all the 4I are same. So we find that 4I को हम कितने वे से, I mean यहाँ पे 11 फैक्टोरियल में 4I को भी अरेंज किया हुआ है कि नहीं, ये सोचते हुए कि 4I को अरेंज करके भी नया नया वर्ड्स फॉर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 4I मतलब एक ही चीज हुआ ना, तो उसको कितने हम लोग अरेंज करेंगे तो नया नया वर्ड्स फॉर्म नहीं होगा, तो उसको हटाओ। हटाओ मतलब 4I तो 4 फैक्टोरियल, 4S तो 4 फैक्टोरियल, 2P तो 2 फैक्टोरियल। Is this clear or not? Is this clear, everyone? Yes, sir. Okay, next. Now I'll take one more example. How many words can be formed from the word apple? A-P-P-L-E, apple. Tell me. 5 factorial by 2 factorial. Yes, 5 factorial by 2 factorial. Because apple word में हम देख रहे हैं कि ठीक है वो 2P जहां पे भी इंटरचेंज हो खुद से, क्या उसका मतलब 2 होता है? नहीं। तो 2P से कितने सारे हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल, उसको हटाओ उसमें से। ये कंसेप्ट है। अगर मान लो मैं ये बोलूं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कॉमर्स, तो आंसर क्या होगा? 8 factorial by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. ये 3 बार 2 फैक्टोरियल क्यों? 2 बार सी है, 2 बार ई है, 2 बार ए है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। अब हम लोग एक बार अपने जो पीडीएफ में क्वेश्चन है उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एफ का नंबर 2 देखो एक बार ध्यान से। एफ का नंबर 2 अगर तुमको समझ में आ गया तो फिर हमको आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, फिर मतलब समझो हो गया। एफ का 2 हो गया मतलब पूरा ये रिपीटेशन वाला हो गया, ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन है, देखना एक बार, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर एफ का हम लोग नंबर 2 कर रहे हैं, और क्वेश्चन है परम्यूटेशंस, मीन वर्ड है परम्यूटेशंस। पहले मैं लिख लेता हूं एक बार। परम्यूटेशंस एक वर्ड है, और क्वेश्चन क्या है देखना एक बार। तुमको बस क्या है पता है, कंसेप्ट मैलेंकोव वाला यूज करना है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा कंसेप्ट क्या है, जितना बार लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाए, तो ध्यान देना। हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड? इफ कंडीशन इफ है, अगर सिर्फ बोलता हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड, तो सबको पता है। सबको पता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय t 2 बार रिपीट कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल, और क्या क्या रिपीट कर रहे हैं, ठीक, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या रिपीट कर रहे हैं, सर बस टी कर रहे हैं। t तो बस बाय 2 फैक्टोरियल, समझ में आया? तो लेकिन इस सम में हमको कुछ सब क्वेश्चन दिए हुए, क्या है? पहला सब क्वेश्चन है, वर्ड स्टार्ट्स विद p एंड एंड्स विद s। स्टार्ट विद p, ठीक है, स्टार्ट विद p, ठीक है, स्टार्ट विद 3 होगा, स्टार्ट विद p एंड एंड विद s, मतलब शुरू होगा यहाँ पे p से और एंड होगा s से। तो ध्यान देना एक बार, शुरुआत मतलब एक जगह, एक पोजीशन, एंड मतलब एक पोजीशन, और बीच में परम्यूटेशंस वर्ड में कितना सारे और पोजीशन चाहिए हमको, कितने सारे और जगह चाहिए? 10। देखो ये से कितना क्लियर हो जाता है, मतलब कितना, मतलब अपना जो लॉजिक है वो कितना क्लियर हो जाता है। बिगिनिंग एंड, बिगिनिंग में एक पोजीशन ही होता है, एंड में एक पोजीशन, बीच में 10 पोजीशन, मिला के हो गया 12 पोजीशन चाहिए हमको लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस को प्लेस करने के लिए, अरेंज करने के लिए, क्योंकि टोटल 12 लेटर्स है। वर्ड स्टार्ट्स विद p,
इस जगह को फिल करने का हमारे पास एक वेज है। एंड्स विद एस, इस जगह को फिल करने का भी एक वेज है। अब एक बात बताओ, इस बीच में 10 जगह पे कितने चीज है? यस तुम लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा because I think it is very interesting and you all have 10 factorial by 2 factorial. very simple. So it is 10 factorial divided by 2 factorial because हम देख रहे हैं कि बाकी अगर हम दो को फिक्स कर दिया ना, जैसे कि p और s को, p और x को फिक्स कर दिए तो बाकी चीजों को हम अरेंज करेंगे बीच का 10 जगह पे 10 फैक्टोरियल बेस। इसमें रिपीटेशन है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 2। देखो ये 1 लिखने का कारण क्या है बोलो तो, सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू कि ये क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार बाकी 2 3 4 5 6 एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है? मैं टाइम दे रहा हूं 5-6 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है क्यों कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर एबल टू आंसर, so why not to give you time to think and then we will discuss, so it will be better for us. Okay, so I am giving you time 7 minutes. Your time starts, I will start the recording once again at 11:27. Aryan, do first. So now let us see question number 2 also. Can you tell me what is the answer of question number 2? Yes, 8 factorial into 5 factorial by 2 factorial. सबका आंसर मैच कर रहे हैं? Yes sir. अब मैं एक बार बता भी देता हूँ, देखना एक, ठीक है? एक बार मैं बता भी देता हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वावल्स आर ऑल टुगेदर, तो पूरे परम्यूटेशंस वर्ड में वावल से ई, यू, ए, आई, ओ, ये सारे वावल्स इतने सारे, और कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है? पी, आर, एम, टी, टी, एन, एस, इतने सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वावल्स आर ऑल टुगेदर, सो लेट अस कंसीडर all vowels as a single unit. It means let us tie all the vowels and make it a one. Make it a letter, a unit. So we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 things can be arranged in how many ways? 8 factorial ways. Now, do you find any repetition here? जब हम 8 factorial लिख रहे हैं, इसमें कोई repetition है? देखो ये तो एक चीज है, तो ये चीज वापस ये पूरा चीज रिपीट कर रहा है? नहीं। P रिपीट कर रहा है? नहीं। R रिपीट कर रहा है? नहीं। M भी नहीं कर रहा है। T 2 बार कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू। अब देखना नेक्स्ट, अगर हम मान लो इस वावल्स को देखें तो वावल्स खुद में कितने में से अरेंज होगा बताओ तो? 5 और इसमें एक बात बताओ, इसमें खुद में कोई रिपीटेशन है? नहीं, मतलब सारे वावल्स यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, तो आंसर इतना होगा। देखो तो एक बार 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, चेक वंस, सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में vowels are never together. So vowels are never together मतलब क्या होगा? आंसर बताओ। 12 factorial से माइनस कर देगा। फैक्टोरियल माइनस ये टोटल फैक्टोरियल मतलब टोटल हो गया 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इसमें से माइनस करना है हम लोग को 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल माइनस करना है। ऑलराइट, अब उसमें नेक्स्ट है vowels are together and consonants are together. So can you tell me what is the answer of this part? Factorial into 12 factorial by 2 factorial. I did not hear. Can you just tell me once again? 2 factorial into 12 factorial by 2 factorial. सो मेरा डिफरेंट आंसर है। क्या चीज बताओ? तो मेरा आंसर है 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। करेक्ट आंसर Yes, sir. Yes, sir. मेरा भी। क्यों? देखो क्यों करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या था, तुमने शायद क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया। देखो vowels are all together and consonants are always together, मतलब पूरा consonants एक साथ रहेगा, पूरा vowels एक साथ रहेगा, मतलब कितना चीज है? एक और दो चीज। एक बात बताओ, दो चीज को हम कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल में। अब एक बात बताओ, एक और दो, इस दो में कुछ रेपिटेशन है? बिल्कुल नहीं है, ये और ये अलग अलग चीज है। अब हम इसको अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करेंगे तो वावल्स को कितने में से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल में। अब बता मुझे, इसमें कुछ रेपिटेशन है? कोई नहीं है, मतलब 5 फैक्टोरियल। यहां पे टोटल कितना चीज है? 7 चीजों को हम कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल में। और उस 7 फैक्टोरियल वाले में
क्या चीज रिपीट कर रहा है, p t 2 बार रिपीट कर रहा है, तो बाई 2 फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? जिसका इससे पहले डाउट था, कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। सर एक्चुअली हम वो वावल और कॉन्सोनेंट को एक में क्लब करके फिर 12 फैक्टोरियल कर लिया उसके अंदर ही। गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर तो उसमें क्या होगा कि ई और यू के बीच में पी और आर आ सकते हैं, वैसा नहीं बोले, मतलब पूरा वावल से एक साथ होना चाहिए, पूरा कॉन्सोनेंट से एक साथ होना चाहिए, एक और दो यूनिट, 2 यूनिट, उसके बाद खुद में वावल्स अरेंज होगा, खुद के जगह पे कॉन्सोनेंट्स अरेंज होगा एक साथ रहते हुए। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल टी कम टुगेदर, ऑल टी कम टुगेदर मतलब सारे टी एक साथ होगा, तो ये बहुत सिंपल है, तो क्या करें बताओ तो यहाँ पे 11 फैक्टोरियल यस बस into 9 factorial into 9 फैक्टोरियल into 1 into 1। देखो कैसे, हमको पूरा टी को एक साथ रखना है, मतलब पी है, आर है, एम है, एन है, एस, ई, यू, ए, आई, ओ, और ये दोनों टी को एक साथ रखना है, दोनों टी को एक साथ रखना है, टाई कर दो एक में बांध दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीजों को 11 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। इस पे रेपिटेशन क्या है, कुछ नहीं रिपीट कर रहा है, देखो कुछ भी रिपीट कर रहा है, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। अब वहां पे दो चीजों को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज। यहाँ पे दोनों सिमिलर चीज है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल यू कैन डायरेक्टली राइट ऑन 1, बिकॉज़ सिंपल सा लॉजिक है, दो टी को कितने वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, एक ही वे से, so 2 factorial by 2 factorial is 1 only, so don't need to write like this, directly write on 1. Okay, next question number 6, this is very important, ये वाला मैं देखता हूँ कि कौन कर पाता है, बताओ तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 4 factorial into 6 factorial by 2 factorial 14 into 10 factorial by 2 factorial अच्छा याद है मैंने लास्ट डे मैलेनकॉफ क्वेश्चन में एक सम कराया था, लास्ट वाला सम याद है, एक सम बोला, yes sir याद है मैंने बोला था इसका शॉर्टकट कि परम्यूटेशंस वर्ड में टोटल लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैंने बताया था शॉर्टकट क्या है कि देयर आर एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, पी यहां रख दिया 4 लेटर, 1 2 3 4 लेटर, एस यहां पे, तो ये एक पोजीशन हो गया, ये दो, मतलब एस को हम कितने तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, एक ये जहां पे है अभी वो 2 3 4 5 6 7, पी और एस को ऐसे इतने 7 तरीके से कर सकते हैं, एस और पी को भी तो 7 तरीके से कर सकते हैं, तो 7 + 7 कितना हो गया, याद है लास्ट डे कराया था हमने, मैलेनकॉफ वर्ड है जिसमें एम और के बीच में 3 लेटर्स होना चाहिए, सेम वही है, 14 वेज इनटू, अब मान लो पी और एस को छोड़ने के बाद टोटल कितना पोजीशंस खाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह पे हम 10 फैक्टोरियल वेज अरेंज कर सकते हैं, और उस 10 चीजों में क्या रिपीट कर रहा है, टी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो बाय 2 फैक्टोरियल। डू यू रिमेंबर दिस पार्ट, दिस वाज एक्सप्लेन्ड टू यू इन द कांसेप्ट ऑफ व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग मैलेनकॉफ का क्वेश्चन का लास्ट सम, देखो तुम एकदम यही था, याद करो मैंने ऐसे कॉलम बना के बताया था, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, P 1 2 3 4 S, P 1 2 3 4 S, P 1 2 3 4 S, S S S P 1 2 3 नहीं हो गया, सो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसका 7 वेज, तो फिर S और P का भी 7 वेज, 7 + 7 14, उसके बाद S P और S को छोड़ के हर एक जगह पे कितने हम लोग वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसा टोटल 17 चीजें 14 चीजें, तो 14 into 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये वाला हम लोग ने लास्ट डे किया था, यस एवरीवन, और डू यू हैव डाउट, याद है ना लास्ट डे किया था ये वाला चीज, yes sir ओके, सो ये रहा तुम्हारा सम नंबर एफ का नंबर 2। अब नंबर अगर 2 हो गया तो मैं कुछ सम दे रहा हूं खाली यहाँ पे करने के लिए, बाकी सब घर पे करना है, ठीक है, एंड द क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 5, then I will show you question number 7, सिर्फ तुम लोग नंबर 5 करो, 7 करेंगे, और आज का 7 जो सम होगा बोलते हैं ना एकदम स्पेशल सम होगा, उसमें ही तुम्हारा लग जाएगा कम से कम 20 से 25 मिनट, तो सबको नंबर 5 करो, फिर हम लोग नंबर 7 करेंगे,
7 हो गया मतलब परम्यूटेशन इज ओवर, और कुछ बचेगा नहीं, लगभग सब कंप्लीट हो जाएगा। तो हरिए, सो टुडे, now in today's class, I think that this is our last class of today's, class, okay, last sum of today's class, and the question is number 7. I want everyone to read the question. See, the letters of the word zenith are written in all possible orders, as we are doing in this particular chapter, permutations. Keeping in mind इसका meaning हो या ना हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है. How many words are possible if all these words are written out as in a dictionary? How many words are formed? So let us see this word next, zenith. So you have a word zenith, और इस वर्ड zenith को अगर हम ऑल पॉसिबल वेज इसके लेटर्स को हम अरेंज करें तो हमको टोटल कितना वर्ड्स मिलेगा बताओ तो? Total words formed will be how much? Can you tell me? 6 factorial. Very simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And we are finding that none of the letters are repeating. So answer is 6 factorial, which is 720 words. मतलब अगर हम वर्ड zenith को ही सिर्फ अगर हम अरेंज करें तो हमको टोटल 720 वर्ड्स मिल जाएगा। अब बात रहा दूसरा कि अगर मान लो तुम लोग याद करो जिस दिन तुम लोग डिक्शनरी तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस हुआ था, याद करो, जस्ट रिमेंबर दैट, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। तो उस दिन हमारा इट वाज आई थिंक 3 और 4 क्लास में शायद इंट्रोड्यूस हुआ था डिक्शनरी। तो उस क्लास में याद करो तुम लोग, एक डिक्शनरी को भी सीखना एक क्लास, मतलब पहले तुम्हारे टीचर ने क्लास लेके उसको सिखाया गया था, मतलब एक पीरियड लेके सिखाया था। क्या सिखाया था? मान लेते हैं हम लोग, अगर सपोज हम लोग को डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग चाहिए था, सपोज मुझे डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग चाहिए था उस समय पहला दिन, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ खोजूं, कैसे खोजूं, कहाँ तो डिक्शनरी में खोजना है, कैसे खोजूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे टीचर ने बोला, क्या बोला सुनना है, मुझे पता थोड़ी ना था कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, मुझे हमको तो पता नहीं, अब तो पता ना डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स लिखा होता है। तो डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग अगर चाहिए तो टीचर ने बताया कि देखो सबसे पहला कैरेक्टर डी, अल्फाबेटिकली एक्चुअली वर्ड्स डिक्शनरी में अरेंज होता है, तो सबसे पहला वर्ड डिक्शनरी में ए से बिगिन किया होगा, ए से बिगिन बहुत सारा वर्ड्स किया होगा। तो हमारे टीचर ने बोला होगा सारे पेज को पलटो, सारे पेज को पलटो जो तुम्हारा ए से बिगिन करता है, पलट दिया। फिर बोला टीचर को, सर मैंने तो सारा वर्ड तो स्किप पेज पलट दिया जो ए से बिगिन करता है। अब फिर टीचर ने बोला बी को भी पलटो, फिर बी को भी पलट दिया, फिर सी को पलटो, वो भी पलट दिया। जब मेरा डी का पहला पेज आ गया, डी लिखा हुआ, पहला वर्ड, पहला लेटर डी लिखा हुआ आ गया, तो टीचर ने बोला थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से। अब बोला इतना जल्दी जल्दी पेज मत पलटो, अब डी के बाद ए वाला पलट दो, मतलब छोड़ दो, करते जाओ, बाईपास करते जाओ, मतलब उसको स्किप करते जाओ, डी ए, डी बी, डी सी, डी डी, डी ई। डी में जब आया तो टीचर ने बोला थोड़ा आराम से करो, डी के बाद अब ए वाला एक छोड़ते जाओ, डी के बाद बोला ए, वो तब तक छोड़ते जाओ जब तक डी ई एस ना जाए। तो मेरे दिमाग में अच्छा इस तरीके से काम करता है कि नहीं? वो भी दिन था कि नहीं जब हम लोग को डिक्शनरी भी बताया गया था पढ़ना, every one of us. So let us do this sum similarly. Now let us understand the meaning of this question. Now we are talking not about Oxford का डिक्शनरी, कि ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में जेनिथ कहाँ आएगा। अब वैसे अगर देखोगे तो ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में तुम्हारा कोई पॉकेट डिक्शनरी होता है, कोई बहुत मोटा थिक डिक्शनरी होता है, तो सब जगह पे थोड़ी ना तुम्हारा जेनिथ वर्ड उसी जगह पे आएगा, सब डिक्शनरी में अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ जेनिथ का डिक्शनरी, मतलब वो बुक का हम जो बात कर रहे हैं उस बुक में सिर्फ और सिर्फ उतने ही पेजेस है जितने जेनिथ को यूज करके हम वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, और हर एक पेज में जेनिथ का एक एक वर्ड, जेनिथ वर्ड से अरेंज करके जो जो एक एक वर्ड फॉर्म हो सकते हैं वो एक वर्ड ही वहां लिखा हुआ था, एक वर्ड, फिर ऐसे पलटो एक वर्ड। तो एक बात बताओ, कोई बता सकते हैं वो जेनिथ वर्ड का लेटर्स को अरेंज करके जो बुक बनाया गया था डिक्शनरी उसका, उसमें कितना पेजेस था बताओ, कितने? 720। यस, समझ में? तो 720 पेजेस था, मतलब हर एक पेज में एक एक वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ था,
चाहे उस मीनिंग ग्रीक हो या कुछ भी, उससे हमको कोई मतलब नहीं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। खोल के देखना डिक्शनरी, पता चलेगा, जस्ट दिस वे आई एम जस्ट। अब हम जानना चाहते हैं कि उस जेनिथ के डिक्शनरी में जेनिथ का रैंक क्या आएगा, जेनिथ कब आएगा। ये मत बोलना सर पहले तो दे दे तो क्या दिक्कत है, नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ड जेनिथ को हम लोग अगर हम लिखेंगे एज द वर्ड्स आर रिटन इन द डिक्शनरी, but here we are talking about that dictionary where other words are not mixed, only the letters of the word arranged with the letters of the word zenith are only there in the word and in the entire dictionary. So we have got total 720 words. So the question is, what is the rank of the word zenith? So let us begin with the logic. What logic is applied here? Let us see. So the first thing is our objective. What is the objective? Objective is, let's write first alphabetical. If I write this word zenith alphabetically, letters of the word zenith, not word zenith, letters of the word zenith alphabetically, we find that we have E, N, I, H, sorry, H, I, N, T, Z. Am I correct? Yes? Right? Check once again. And our objective is to get zenith. What zenith? All right, students. Now the thing here is that zenith का ही वो डिक्शनरी है, और zenith वर्ड मुझे जानना है कि किस पोजीशन पे आएगा, रैंक कोई रैंक हो, किस पेज पे आएगा, किस पेज नंबर। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम डिक्शनरी वाइज उसमें लिखा हुआ है सारा वर्ड्स zenith को का लेटर्स को रीअरेंज करके, तो बता सकते हैं तुम लोग पहला वर्ड उस डिक्शनरी में क्या होगा। लेट मी सी, लेट मी हियर फ्रॉम यू, पहला वर्ड उस डिक्शनरी में क्या होगा। EHINTZ. वेरी सिंपल। So जो बोर्ड EHINTZ जो मैंने अल्फाबेटिकली लिखा है ना, वही उस डिक्शनरी का पहला पेज में पहला वर्ड यही लिखा होगा, क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से अगर लिखा होगा तो सबसे पहला पेज में जो वर्ड होगा वो ई से बिगिन किया होगा। तो ध्यान दें, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है जेड। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जेड। केस वन हम इस जगह पे z चाहिए, मुझे इस जगह पे मुझे z चाहिए, पहला जगह पे, पहला पोजीशन पे। लेकिन एक बात बताओ, पहला पोजीशन पे क्या चीज आएगा बताओ तो? ई आएगा। इसका मतलब मुझे वो सारे वर्ड्स को स्किप करना होगा, सारे पेजेस को फ्लिप करना होगा जिसका वर्ड ई से बिगिन करता है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच बिगिंस विद ई? Number of words to be skipped 5 factorial. which begins with E. Anyone who can tell me? It was 5 factorial I heard, and it is absolutely correct because इस जगह पे, पहला जगह पे आना चाहिए z, ऑब्जेक्टिव है z, लेकिन आ क्या रहा है? E। इस जगह पे E आ रहा है। इस जगह पे E को अगर हम फिक्स रख दें तो रिमेनिंग 5 जगह पे हम 5 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल में से अरेंज कर सकते हैं। Am I correct or not? Tell me, students, have you understood or not? समझ में आया? Yes, sir. Now number of words to be skipped. अब उसके बाद क्या आएगा? इस जगह पे, मतलब इस पोजीशन पे, Z के जगह पे E वाला मैंने सारा वर्ड्स को स्किप कर दिया। मतलब मैंने कितने पेजेस को फ्लिप किया बता सकते हो तुम लोग? 120 पेजेस। मैंने कितने पेजेस को पलटा? 120 पेजेस को पलटा। अब जाके उस जगह पे 120 पेज को पलटने के बाद उस जगह पे आ गया H आ गया, क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो क्या आएगा उसके बाद? H आएगा। इस जगह पे H आ गया। क्या इस जगह पे मुझे H चाहिए? नहीं चाहिए। अब मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी स्किप्ड व्हिच बिगिंस विद H। इस जगह पे अगर हम H देखें, इस जगह पे, पहला जगह पे अगर हम H देखें तो पहला जगह के बाद कितना जगह है? 5। तो बाकी 5 प्लेसेस पे रिमेनिंग 5 लेटर्स को कितने में से मैनेज कर सकते हैं? अगेन 5 फैक्टोरियल। तो एक डाउट है, क्या चीज?
सर इसको 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं बोल सकते, z और e को क्लब करके क्लब करके तो क्या होगा, मतलब अभी तो हम लोग ने क्या किया, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो तो एक बार हम लोग इस जगह पे चाहिए मुझे z, इस जगह पे आया था e से बिगिन क्या हुआ, कितने वर्ड स्किप करेंगे, इस जगह पे अगर e आएगा तो कितने सारे वर्ड्स आएंगे, स्किप करना पड़ेगा 120 वर्ड। इसके बाद इस जगह पे आएगा h, इस जगह पे अगर h आएगा तो h से बिगिन क्या हुआ, कितना वर्ड स्किप करना पड़ेगा, अगेन 120 वर्ड्स। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्लबिंग बिकॉज़ टुगेदर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम डिक्शनरी में देख रहे हैं तो डिक्शनरी में तो सबसे पहले ई से बिगिन क्या हुआ, बहुत सारा वर्ड्स होगा, ई से बिगिन क्या हुआ, कितना वर्ड्स होगा 120, एच से बिगिन क्या हुआ, कितना वर्ड्स होगा 120। उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी स्किप्ड व्हिच बिगिंस विद एन, एन से बिगिन क्या हुआ, कितना वर्ड्स होगा बताओ तो एक बार, 120, दैट इज 5 फैक्टोरियल। उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी स्किप्ड which begins with n के बाद इस जगह पे क्या आएगा बताओ तो t, again 5 factorial that is 120। अब उस जगह पे क्या आ गया बताओ तो z आएगा, मतलब इस जगह पे आप मिस कर दिया, क्या चीज I मिस कर दिया आप, सॉरी, n के पहले I, h के बाद i, i के बाद n, n के बाद t, उसके बाद t, ठीक है। मतलब हम लोग ने अभी तक टोटल कितना वर्ड स्किप किया पता है, अभी तक हम लोग ने 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, मतलब हम लोग ने 1 2 3 4 5 मतलब 600 वर्ड स्किप कर चुका है, कर दिया अभी तक। और जाके मिला हमको उस जगह पे, इस जगह पे तब जाके मिला हमको z मिल गया, z अब मिल गया, ठीक है। अब हम पेजेस को, अब हम देखो ध्यान से क्या करेंगे, केस 2, नाउ केस 2 ध्यान देना, केस 2 में इस जगह पे z के जगह पे अब मुझे क्या चाहिए बताओ तो, केस 2 में बताओ तो क्या चाहिए, e चाहिए, मतलब हमको जो है z मिल चुका है, z मिल चुका है। अब हमको केस 2 में हमको इस जगह पे क्या चाहिए बताओ तो e चाहिए, मतलब सेकंड स्टेप, मतलब सेकंड केस 2 मतलब सेकंड पोजीशन पे 2 चाहिए मुझे। अब क्या करो तुम लोग, यहां से z काट देना और यहां से भी z को कैंसिल कर देना, क्योंकि z यहां पे बैठ गया, z यहां पे क्या हो गया, फिक्स हो गया, सुनना ध्यान से, z यहां पे फिक्स हो गया। अब जो है z के बाद इस जगह पे अल्फाबेटिकली क्या आएगा बताओ तो, हमको सेकंड पोजीशन पे e चाहिए और अल्फाबेटिकली यहां पे क्या आएगा देखो तो, यस e, z के बाद e आ गया, तो केस 2 हमारा खत्म यहीं पे हो गया, केस 2 में कुछ करना ही नहीं पड़ा आगे। केस 3, अब यहां पे क्या करो, e को काट देना और यहां पे भी e को काट दो, थर्ड स्टेप मतलब केस 3, केस 3 में z e तो मिल चुका, z e के बाद हमको तीसरा वाले पोजीशन पे n चाहिए, तीसरा वाले पोजीशन पे हमको n चाहिए, तो यहां पे ऊपर में 3 लगा देना। अब बताओ मुझे एक बार, इस तीसरे वाले पोजीशन पे हमको n चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेटिकली जो बचा हुआ लेटर्स है, जो बचा हुआ लेटर्स है उसमें अल्फाबेटिकली क्या आएगा बताओ तो, इस जगह पे h आएगा, वेरी गुड h आएगा, z e, उसके बाद h वाला नहीं चाहिए, h वाला नहीं चाहिए तो स्किप करो, h को अगर हम यहाँ देखें, h को यहाँ पे देखें तीसरे पोजीशन पे, तो इसके बाद और कितना जगह खाली है बताओ तो, और कितना जगह बचता है बताओ तो, 3 spaces. थ्री स्पेसेस पे हम रिमेनिंग 3 चीजों को कितने में से हम अरेंज कर सकते हैं बताओ तो, 3 फैक्टोरियल इज दैट इज 6। z के बाद अब देखना यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ z e, इसके बाद h के बाद अल्फाबेटिकली यहाँ पे क्या आएगा i, लेकिन i नहीं चाहिए मतलब स्किप करो। अगर इस जगह पे हम i रखते हैं तो i के बाद कितना स्पेसेस है, i के बाद 3 स्पेस है, 3 स्पेस पे 3 लेटर्स को 3 फैक्टोरियल में हम अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 6। उसके बाद i के बाद अल्फाबेटिकली n आएगा, n ही हमको चाहिए, n चाहिए मतलब z e n यहाँ पे लिख देना और इसको एक बॉक्स के अंदर इंक्लूड कर देना।
और ZEN लिखने के बाद n को यहां से काट दो, यहां पे भी n काट देना। फोर्थ पोजीशन पे हमको I चाहिए। केस 4 में हमको Z मिल चुका है, E मिल चुका है, N भी मिल चुका है। अब मुझे N के बाद क्या चाहिए? I चाहिए। किस जगह पे I चाहिए? फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे I चाहिए, लेकिन अल्फाबेटिकली क्या है बताओ तो H। इसका मतलब मुझे ZEN, उसके बाद I चाहिए, लेकिन उस जगह पे आ रहा है H। तो ZEN के बाद हम क्या करेंगे? H से बिगिन किया हुआ सारा वर्ड्स को स्किप कर देंगे। तो ZEN इस जगह पे अगर मान लो H आता है फोर्थ पोजीशन पे, तो इसके बाद रिमेनिंग 2 लेटर्स को कितने वे से हम लोग अरेंज करेंगे? 2 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 2। ZEN H। अब बताओ तो H के बाद क्या आएगा? I, और I हमको वहां पे चाहिए। I अगर चाहिए तो इसको यहाँ पे लिख के यहाँ पे खत्म कर दो। I को यहाँ कैंसिल कर देना, यहाँ पे भी I को कैंसिल कर दो। फिफ्थ पोजीशन पे मतलब केस 5 में हम लोग को ZEN, उसके बाद I मिल चुका, और हमको I के बाद फिफ्थ पोजीशन पे क्या चाहिए? मुझे T चाहिए। फिफ्थ पोजीशन पे T चाहिए, लेकिन फिफ्थ पोजीशन में T अगर देखोगे तो T मिलेगा? नहीं मिलेगा, H मिलेगा। मतलब ये हुआ कि ZENIT, T के जगह पे क्या आ जाएगा बताओ तो? H आ जाएगा। अब H से बिगिन क्या हुआ? कितने सारे वर्ड्स होगा बताओ तो? कि who can tell me H से बिगिन क्या हुआ कितना वर्ड्स होगा? मतलब ZENIH, H 1 factorial is 1, don't write 1 factorial, just write 1। उसके बाद ZENIT मिल गया, देखो क्योंकि H के बाद अल्फाबेटिकली T आएगा, तो T मिल गया और T ही चाहिए था उस जगह पे। अब केस 6 में T काट दो, T यहाँ पे भी कैंसिल कर देना, और केस 6 में सम इज ओवर। केस 6 में Z भी आ रहा है, E भी आ रहा है, N भी आ रहा है, I भी आ रहा है, T और H एक ही तो बचा हुआ, तो सब कुछ मिल गया। मतलब हम लोगों ने कितने सारे वर्ड्स को स्किप किया बताओ तो? यहाँ पे 120, 120, 120, 120, 120, मतलब हम लोगों ने टोटल 600 वर्ड्स को स्किप किए। उसके बाद यहाँ पे कितना वर्ड्स को स्किप किया? 606, 612, 614, 650, मतलब 615 वर्ड्स को स्किप किया, तब जाके जो है जेनिथ मिला। मतलब हम लोग कितने सारे वर्ड्स को स्किप किया था हम लोगों ने? 615 वर्ड्स को। 615 पेजेस को जब हम लोगों ने पलटा तो किस पेज में जेनिथ मिला बताओ तो? 616। Yes. So what is the rank of the word? The rank of the word zenith is rank equals to 616. Rank of word zenith is 616. अब जो है क्या इस तरीके से लिखोगे? समझ में नहीं आएगा लिखोगे तो मैं तुम लोग को इसका सिंप्लीफाइड तरीका बताता हूं, देखना है। तुम लोग को इसका मैं सिंप्लीफाइड तरीका बताता हूं। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया E H I N T Z। ऑब्जेक्टिव हो गया Z E N I T H, ठीक है। अब ध्यान रखिए केस पहला वाला जगह पे हम लोग को ये ऑब्जेक्टिव है। स्टेप 1 हमको Z चाहिए, उस जगह पे Z नहीं आ रहा है। देखो ध्यान दो, उस जगह पे Z नहीं आ रहा, मतलब E से सारा यहाँ पे लिख दो केस 1, खाली केस 1 लिखना, मतलब Z से सारा वर्ड्स को स्किप कर दो 5 फैक्टोरियल। उसके बाद तुम्हारा E से सारे वर्ड्स को स्किप कर दो, दैट इज 5 फैक्टोरियल। उस जगह पे अब H आएगा, H से सारा वर्ड्स को स्किप कर दो 5 फैक्टोरियल। उस जगह पे I आएगा 5 फैक्टोरियल। उस जगह पे N आएगा 5 फैक्टोरियल। उस जगह पे T आएगा 5 फैक्टोरियल, तब जाके Z मिल गया। उस जगह पे Z मिल गया, ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। केस 2 क्या करना है? केस 2 हम लोग को इस जगह पे E चाहिए, Z मिल चुका, अब E चाहिए, तो Z मिल चुका, तो याद रखना Z को कैंसिल कर देना दोनों तरफ। अब E चाहिए, E इस जगह पे आ रहा है, हाँ इस जगह पे आ रहा है, तो केस 2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। केस 3 पहले यहाँ पे दोनों तरफ E कैंसिल कर देना। अब तीसरा स्टेप में हमको इस जगह पे N चाहिए, लेकिन N नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ तो? ZE के बाद
n नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, h आएगा। h से कितने सारे वर्ड स्किप करने हम लोग को, 3 फैक्टोरियल। उसके बाद z e, h के बाद क्या आएगा i, मतलब i से सारा वर्ड स्किप कर दो, 3 फैक्टोरियल। i के बाद क्या आएगा n, मतलब हमको n चाहिए था, देखो ऑब्जेक्टिव यही था, z e n, ठीक है। उसके बाद केस 4, n काट देना पहले केस 4 में मूव करने से पहले, केस 4 में मूव करने से पहले, केस 4, केस 4 में हमको उस जगह पे i चाहिए, लेकिन अल्फाबेटिकली h आ रहा है, z ऑलरेडी फिक्स है, e ऑलरेडी फिक्स है, n ऑलरेडी फिक्स है, लेकिन उसके बाद चाहिए हमको इस जगह पे i, लेकिन i नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, h। h से कितना सारे वर्ड्स होगा, 2 फैक्टोरियल वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद z e n के बाद h के बाद अल्फाबेटिकली i आ रहा है, i हमको चाहिए, i को यहां लिख देना, i को काट देना, i को काट देना बिफोर मूविंग टू फिफ्थ स्टेप, केस 5। केस 5 में मुझे t चाहिए इस जगह पे, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, h मिल रहा है, तो z फिक्स है, e फिक्स है इस जगह पे, n फिक्स है, i फिक्स है। उसके बाद जो है h नहीं चाहिए मुझे, उस जगह पे क्या चाहिए, फिफ्थ पोजीशन पे t चाहिए। h से कितने सारे वर्ड्स होगा, 1। केस 6 में अभी उसके बाद यहाँ पे z e n i h के बाद क्या रहा है अल्फाबेटिकली, t मिल गया, ये स्टेप ओवर हो गया। अब t कैंसिल कर देना, 6 स्टेप में आंसर है, क्योंकि h ही चाहिए। केस 6 में z e n i t h, मतलब 6 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। मतलब हम लोगों ने कितने सारे वर्ड स्किप किए, यहाँ पे टोटल ये देखो, सबका मतलब 120 है, सबका 120 है, मतलब सो 120 120 120 120 5 बार 600 हो गया, इसका मतलब 6 है 612 614 615 and the rank of the word zenith is rank is 616. You can follow this way of writing because पहले जिस तरीके से मैंने लिखा था तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा था, ओके। तो ये इस तरह से लिखना, ठीक है। केस 1 केस 2, केस 1 मतलब पहला पोजीशन, केस 2 मतलब सेकंड पोजीशन, केस 3 मतलब थर्ड पोजीशन, ऐसे ठीक है। ये लिख लो। उसके बाद मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो एक लाइन में आंसर आएगा, उसमें कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन में ये आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं पहले बताया तो फिर तुम कॉपी करो। एक बार क्या करना, देखो जेनिथ वर्ड को पहले यहां लिख देना, एक लाइन में आंसर आएगा। अब बताओ तो जेनिथ वर्ड का अल्फाबेटिकल पोजीशन में लेटर्स क्या है, बताओ तो। मतलब अल्फाबेटिकली अगर देखें तो पहले कौन सा लेटर आएगा, बताओ तो। फर्स्ट लेटर, इसको अगर अरेंज कर दो, E, तो उसके ऊपर 1 दे देना। उसके बाद H, 2, उसके बाद I, 3, उसके बाद N, 4 T, 5 6 हो गया। अब देखो 6 के राइट, ध्यान देना चाहिए, 6 के राइट 6 से छोटा कितना नंबर है, बताओ। 5, 1 2 3 4 5, यहां पे 5 लिखो। ई के राइट में 1 से छोटा कितना नंबर है, 0, कितना है, प्लीज टेल मी। 0 एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। 1 से छोटा एक भी नंबर से, देखो तो ई के राइट में 1 से एक भी छोटा नंबर से एक भी नहीं है, मतलब 0। एन के राइट में 4 से छोटा कितना नंबर है, 2 1 2 2। आई के राइट में 3 से छोटा कितना नंबर है, 1 टी के राइट में 5 से छोटा कितना नंबर है, 1, एच के राइट में 2 से छोटा कितना नंबर है। 0, अब क्या करना, राइट साइड से यहां 0 फैक्टोरियल, यहां 1 फैक्टोरियल, यहां 2 फैक्टोरियल, यहां 3 फैक्टोरियल, यहां 4 फैक्टोरियल, यहां 5 फैक्टोरियल। क्या 0 1 2 3 4 5। अब देखो आंसर क्या होगा, 5 into 5 फैक्टोरियल प्लस 0 into 4 फैक्टोरियल प्लस 2 into 3 फैक्टोरियल प्लस 1 into 2 फैक्टोरियल प्लस 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस 0 into 0 फैक्टोरियल।
Tell me what is answer? 5 factorial is 120. 120 into 5 is 600. Plus 0 plus 12 plus 2 plus 1. क्या आंसर है देखो तो? Plus 0. क्या है आंसर? 615. क्या है आंसर? 612, 14, 15. 615. और रैंक ऑफ द वर्ड क्या करना है? जो लास्ट में आएगा वैल्यूज पे प्लस 1 कर देना है. क्या आंसर है? 616. तो ये क्या हो गया? एक लाइन में, मतलब तुमको आंसर चेक करने में 30 सेकंड्स भी नहीं लगेगा अगर तुम कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट है तो. मतलब 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. 30 सेकंड बहुत कम बोल दिया मैंने. 1 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेगा. देख रहे हो तुम लोग कितना सिंपल है. अब देखो एक बार तुम जो नंबर 8 है ना रैंडम, देखो नंबर 8 नंबर में व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम लिखा है. एक बार में कैलकुलेशन कर देंगे हम. RANDOM रैंडम. बताओ तो रैंडम पे आर के ऊपर रैंक क्या आएगा? मतलब रैंक मतलब ये इस तरह से. बताओ तो क्या आएगा? 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6. करेक्ट? ठीक है ना? यही है ना? चेक कर लो देखो खाली. अब देखो 6 से राइट में छोटा कितना है? आर के राइट में कितना नंबर छोटा है 6 से? सारा नंबर मतलब 5. ए के राइट में 1 से छोटा कितना नंबर है? एक भी नहीं है, 0. एन के राइट में 4 से छोटा कितना नंबर है? 2. डी के राइट में 2 से छोटा कितना नंबर है? 0. ओ के राइट में 5 से छोटा कितना नंबर है? 1. एन के राइट में 3 से छोटा कितना नंबर है? 0. 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. आंसर क्या होगा? 5 into 5 फैक्टोरियल, 0 into 4 फैक्टोरियल, 2 into 3 फैक्टोरियल, 0 into 2 फैक्टोरियल, 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस 0 into 0 फैक्टोरियल. कैलकुलेट करो कितना होगा? 600 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0. कितना आ गया? 612, 13. 613. तो बताओ तो रैंडम वर्ड का रैंक कितना है? 614. बस यही आंसर है 640. एक लाइन में आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एक लाइन में लिखोगे तो एग्जाम में क्या मिलेगा? 0. ये सब हो गया. तुम अगर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अटेंड कर रहे हो तो ये सब उसमें डायरेक्ट ये वाला मेथड फॉलो करना. लेकिन एग्जाम के लिए ये मेथड थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखो. नंबर ऑफ वर्ड्स स्किप्ड व्हिच बिगिंस विद पी, ऐसे लिख के थोड़ा स्टेटमेंट लिख दो. तो फटाफट एक बार कॉपी करो. कॉपी करके आज का क्लास इतना ही रहेगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आज के लिए. और मैं चाहता हूं कि वीडियो वापस से देख करके ये चीज को रैंक को समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और एक बार घर में प्रैक्टिस करो. शॉर्टकट मेथड सिर्फ आंसर चेक करने के लिए, प्लीज नोट डाउन. शॉर्टकट मेथड ओनली फॉर चेकिंग योर आंसर, अदरवाइज यू आर गोइंग टू दिस वे ओनली.